हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बड़ा है। अगर रात के आसमान में हम जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर को देख पाते तो यह लगभग हमारे चांद के आकार के बराबर दिखता। लेकिन यहां सवाल यह था कि आखिर उस गैस की गोली का इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता था। क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला नहीं है? इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर जाना था और इसी मिशन के लिए साल 1989 को भेजा गया था। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास। जुपिटर के बादल देखने में काफी आकर्षक और रंग बिरंगे हैं, परंतु इनके रूप से धोखा मत खाना। यह देखने में कितने सुंदर है, असलियत में उतने ही खतरनाक और जानलेवा है। साल 1995 को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफर के बाद हमसे 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर स्थित जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से दो भागों में बना था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर गिराए जाने वाला था और दूसरा भाग जो जुपिटर के बाहर से और ऑर्बिट करने वाला था। इसमें बहुत सारे सेंसर और एंटीना से लगे थे जिसके जरिए जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड तथा लेटेस्ट ग्रेविटी को करीब से पढ़ना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जो कि टाइटेनियम का बना हुआ प्रोब था, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट सेट किया गया और यह सीधे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। करीब 1,62,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जुपिटर का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण उस प्रोब को तेजी से खींच रही थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इससे जूझने के लिए पहले से ही तैयार थे। कुछ मिनटों के बाद ही उस प्रोब में लगा पैराशूट खुला और प्रोब की रफ्तार थोड़ा कम हुआ। अब यह जुपिटर के एटमॉस्फेरिक में दाखिल हो चुका था। यह सारी जानकारियों को गैलीलियो स्पेस अकाउंट में भेज रहा था और गैलीलियो, जहां धरती में बैठे हमारे वैज्ञानिकों को इसके जरिए जुपिटर का राज खुलने वाला था। इस ग्रुप से हमें कई सारी नई जानकारियां मिली। जुपिटर के सबसे ऊपरी एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद यह पता चला कि जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर जैसा नहीं था, बल्कि इसका वायुमंडल घने बादलों से भरा था, जो कि बहुत ही अलग आकार के थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने धुएं के चेंबर जैसा है। यहाँ के बादल देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि यह वाकई में अजीब है। जुपिटर के बादल केवल एक ही सब्सटेंस के नहीं बने हैं, बल्कि यह अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसी के साथ H2O। जी हाँ, जुपिटर के आसमान में भी पानी के बादल मौजूद है और बेशक इन बादलों से पानी की बरसात भी होती है। परंतु आखिरी यह पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर के सतह पर पानी की ओसियां से इसका पता हमें और गहराई में जाने पर मिलेगा? जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है। वातावरण का दबाव, अब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, हमारी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा। लेकिन थोड़े गहराई में जाते ही ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और फिर आता है साफ खाली आसमान जहां लगातार बारिश होती है। और यह दृश्य वाकई में काफी अद्भुत है। अगर आप जुपिटर की ऊपरी एटमॉस्फेयर को बाहर से देखोगे तो आपको लगातार चलती हुई तूफानी बादल दिखेंगे। ये ऊपरी बादल अमोनिया से बनी है, जो जुपिटर के समानांतर अलग अलग सोनल बैंड के रूप में लगातार अल्टरनेट डायरेक्शन में बह रही है। इन तूफानी बादलों को जेट कहा जाता है। यह बेंच अल्टरनेट कलर के हैं। गहरे रंग के बेंच को बेस्ट कहा जाता है और हल्के रंग के बेंच को जोन्स कहते हैं। तो हम जुपिटर के अंदर थे। जुपिटर का ऊपरी एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद नीचे आपको केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर मिलेंगे, जो लगातार ऊपर की ओर जा रही है। परंतु ऐसा क्यों? दरअसल जुपिटर के गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बढ़ता है। जितनी गहराई उतनी अधिक ही गर्मी। यह तापमान इतनी अधिक है कि बारिश की पानी की बूंदें नीचे तक जा ही नहीं पाती या आसमान में ही गर्म होकर भाप में बदल जाता है। इसलिए जुपिटर के सतह में वॉसयांस नहीं हो सकता था। लेकिन जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। करीब 156 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद भी इसे कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला और यहां तक पहुंचने के बाद हमारा प्रूफ भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। सिग्नल के बंद होने के करीब 28 मिनट बाद गहराई में तापमान इतना ज्यादा हो गया कि इससे उस ग्रुप के पार्ट सम्मिलित होने लगे और फिर जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब भी जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। बेशक हम ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए थे, लेकिन इस ग्रुप के जरिए हमें पता चला कि जुपिटर में चलने वाले तूफान तथा इसके एटमॉस्फेयर पर
टर्ब्यूलेंस वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था जुपिटर के तूफान करीब 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती होगी, लेकिन उस प्रोब द्वारा भेजे गए डाटा से यह पता चला कि यह तूफान 360 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा है। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट द्वारा हम जुपिटर की केवल थोड़े से ही जानकारी को खंगाल सके, इसलिए 2011 में लॉन्च किया गया जो ने स्पेसक्राफ्ट, जिसका मेन मिशन था जुपिटर के मैग्नेटिक कैरेवेटिक फील्ड। ऐसे और भी कई चीजों का अध्ययन करना। जुपिटर के बारे में हम आने वाले वीडियो में और बहुत कुछ जानेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।